Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the third lesson of class 9th biology. In this lesson, we will be starting our next chapter, which is chapter number 5, cell cycle. So let us dig in. Life is a continuous process. It moves, grows, reproduces. So life has a few characteristics, one of which is reproduction. So reproduction can occur at many different levels. It can occur at a macro level in humans and animals and in plants. It can also occur at a very micro level in cells, such as chromosomes producing new chromosomes, cell producing new cell. So life is in continuity. This continuity of the life was given a principle, a biological principle. Rudolf Virchow proposed a biological principle which stated that every cell comes from a pre-existing cell. हर new cell एक पहले से existing cell से बनता है. Now this is a cell cycle flow chart जिसमें सेल साइकिल की दो फेसेस हैं, इंटरफेस, माइटोटिक फेस. इंटरफेस वो फेस है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो एंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, उनकी प्रिपरेशन होती है इंटरफेस में. इसीलिए सेल साइकिल का यानी कि ये पूरा जो साइकिल है, पूरा जो प्रोसेस है, उसका 90% इंटरफेस है. इंटरफेस में फर्दर जो फेजेस हैं वो G1 फेज, S फेज और G2 फेज है, जो कि सब सेल्स में आते हैं. लेकिन एक फेज ऐसा है जो कि कुछ सेल्स में, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होते, उन सेल्स में आता है, उसको G0 फेज कहते हैं. अच्छा, सेकेंड फेज है माइटोटिक फेज. ये वो फेज है कि जो 10% ऑक्युपाई करता है एक सेल के पूरे साइकिल का. सिर्फ 10% माइटोटिक फेज है जिसमें सेल ready हो चुका है and it just need to divide. So this span is a short span while the interface is a long span and highly metabolic activity का phase है. पॉइंट वन टॉपिक है सेल साइकिल, पेज नंबर 87 पे. जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि डिफाइन सेल साइकिल, राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटरफेस, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन G1, G2 और सिंथेसिस फेज भी आ सकता है. तो सेल साइकिल क्या है? वो सीरीज ऑफ इवेंट्स, वो इवेंट्स जो कि एक सीक्वेंस में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस, जब सेल प्रोड्यूस हो जाता है उस टाइम से लेकर अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस, जब तक वो डिवाइड नहीं हो जाता और न्यू सेल्स नहीं बनाता. सो वी कैन से कि वो पूरा प्रोसेस जब एक सेल बनता है और उसके बाद वो कंप्लीट करता है माइटोसिस को और फिर इनटू 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इस दौरान जो चेंजेस आते हैं सीक्वेंस में, उनको हम सेल साइकिल कहते हैं. दो तरह के फेसेस आते हैं सेल साइकिल में, इंटरफेस, माइटोटिक फेस. माइटोटिक फेज शॉर्ट फेज होता है जिसमें सेल सिर्फ डिवाइड हो जाता है, और इंटरफेस एक लॉन्ग फेज होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, वेरियस फंक्शंस होते हैं. हम पढ़ेंगे अब वेरियस फंक्शंस में क्या इंक्लूडेड है, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि इंटरफेस में हो रही होती हैं. तो 3 फेसेस में डिवाइड है, G1, S और G2, और जैसे कि मैंने आपको बताया G0 फेस, लेकिन वो कुछ सेल्स के लाइफ साइकिल में आता है, सब सेल्स के लाइफ साइकिल में नहीं आता. G1 फेस, G1 फेस में cell increases the supply of protein, increases the number of organelles such as mitochondria and ribosomes, and grow in size, and the synthesis of various enzymes that are required in the next phase, that is S phase, for duplication of chromosomes. So G phase में जो एक्टिविटी हो रही है उनमें से नंबर 1, सेल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज हो जाता है. नंबर 2, organelles इंक्रीज हो जाते हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स.
चैप्टर 4 में पढ़ा है हमने कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो सेल के पास ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी होगी। एंड राइबोसोम्स दे आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स राइबोसोम्स होंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे और प्रोटीन की सप्लाई ज़्यादा होगी। एंड दे ग्रो इन साइज। फोर्थ ये हो गया। एंड फिफ्थ इज द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम्स की भी जरूरत होती है जो कि हमें नेक्स्ट फेज में काम आएगा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज है एस फेज। इस फेज में सेल अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है। जो एक क्रोमोसोम होता था उसमें अब एक और पेयर साथ आ गया है, यानी कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 sister chromatids. So आप इसको इस तरह लिखेंगे, in this phase cell duplicates its chromosomes forming 2 sister chromatids. G2 phase. Now ये जो फेज है इसमें मजीद अगर प्रोटीन्स चाहिए तो वो बनते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करते हैं माइटोसिस के लिए। सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस, मेनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, तो G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। अच्छा, ये 3 फेसेस तो इंटरफेस का पार्ट है। G0 या G0 भी एक फेस है जो कि कुछ सेल्स की लाइफ में आता है, जैसे कि वो सेल्स जो या टेम्परली या परमानेंटली स्टॉप कर जाएं डिवाइड, या सेमी परमानेंटली स्टॉप कर जाए डिवाइड। एक दफा बन जाए तो जरूरी नहीं है कि वो डिवाइड करें, या अगर डिवाइड करें तो एक टाइम तक डिवाइड करें, या परमानेंटली स्टॉप हो जाए या टेम्परली स्टॉप हो जाए, उसको कहेंगे G0 फेस में ये पहुंच गया है। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं? नंबर 1 न्यूरॉन। न्यूरॉन एक दफा बन जाए फिर उसके बाद वो परमानेंटली स्टॉप कर जाते हैं डिवाइड करना। ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन सेल्स। अब ब्रेन के सेल्स अगर डिवाइड होते रहें तो ब्रेन तो एनलार्ज हो जाएगा, तो इस वजह से न्यूरॉन्स एक दफा बनते हैं और उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं एंड देन दे स्टॉप डिवाइडिंग, दे परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज सेमी परमानेंटली स्टॉप्ड सेल्स। वो सेल्स जो कि पहले तो डिवाइड करते हैं लेकिन उसके बाद सेमी परमानेंटली स्टॉप्स, वो होते हैं किडनी एंड लिवर के सेल्स। दे डू डिवाइड लेकिन फिर उसके बाद दे स्टॉप्स डिवाइडिंग। थर्ड है कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। Epithelial cells are those cells which continuously divides. तो जो continuously dividing cells हैं ये G0 phase में नहीं आते। This cycle is of cell cycle. Cell cycle का सिर्फ 10% हिस्सा माइटोसिस यानी M phase के पास है और बाकी का 90 इंटरफेस में है। इंटरफेस में आप देखें 3 फेसेस हैं आपके पास, G1, S और G2, जबकि G0 फेज जरा सेपरेट आपको शो किया गया है। इन तीनों फेसेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, इसलिए आप देखें सेम पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सेल डिवाइड होके इनटू 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स, इसलिए ये फेज सिर्फ माइटोटिक फेज है। बाकी ये फेज प्रिपरेशन फेज या इंटरफेस कहलाया जाता है। G1 में synthesis of protein, synthesis of organelles, growth in size and the synthesis of a few enzymes. अगर तो G1 फेस या वो सेल्स ने डिवाइड करना है तो वो
एस फेस में जाएगा। नहीं करना डिवाइड तो वो डायरेक्टली जी नॉट फेस में चला जाएगा। जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, डिवाइड नहीं करना, जी नॉट में चले जाएंगे। जैसे सेमी परमानेंटली सेल्स होते हैं, उनको कभी डिवाइड करना है तो कभी नहीं करना। अगर तो उनको डिवाइड करना है तो वो आगे फर्दर एस फेस में जाएंगे, नहीं करना तो जी नॉट फेस में जाएंगे। और एपिथेलियल सेल्स कभी जी नॉट में नहीं जाते, वो डायरेक्ट एस फेस में जाते हैं। एस फेस में डुप्लीकेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम है और ये इसकी डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन के टाइम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं। और जी नॉट फेज, इसमें मजीद ग्रोथ होती है और मजीद प्रोटीन्स चाहिए होते हैं ताकि स्पिंडल फाइबर बनाए। स्पिंडल फाइबर किस चीज से बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, इसीलिए ज्यादातर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है यहाँ पे। और फिर माइटोटिक फेज आता है। इंटरफेस के बाद जो दूसरा फेज है दैट इज माइटोसिस या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में सेल एकदम रेडी हो चुका है डिवाइड होने के लिए। 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट वल्थर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसका न्यूक्लियस एक सीरीज ऑफ चेंजेस से पास करने के बाद डिवाइड होता है। वो सीरीज ऑफ चेंजेस माइटोसिस के फेसेस में होंगी, जो कि हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इतना बता दूं कि जो सेल डिवाइड होता है उस सेल को हम पेरेंट सेल कहेंगे, और जो वो डिवाइड होके 2 सेल्स में डिवाइड होगा उसको हम डॉटर सेल्स कहेंगे। तो a single parent cell is divided into 2 daughter cells, and the chromosomes that were present in the parent cell is same as that of the chromosomes in daughter cells. तो माइटोसिस की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिविजन in which cell divides into 2 daughter cells, each cell with same number of chromosomes as were present in the parent cells. The process of mitosis is divided into 2 types of division. One is karyokinesis, the other is cytokinesis. The karyokinesis means the division of nucleus, and the cytokinesis means the division of cytoplasm. When the nucleus is dividing and all those events that includes in the division of the nucleus, that is called the karyokinesis division, while the division of cytoplasm happens in this phase, that is called the cytokinesis. So let us first go through the karyokinesis, क्योंकि पहले हमने division of nucleus करना है ताकि 2 nucleus हमारे पास आ जाएं और उनके अंदर का material आ जाए। उसके बाद हम cytoplasm की division पे करेंगे, पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस का फेस, जिसके अंदर मजीद 4 फेसेस हैं, जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस आ जाते हैं। तो सबसे पहला फेस है कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेस। प्रोफेस में सेल का न्यूक्लियस अपने अंदर का मटेरियल रेडी कर रहा होता है। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले chromatin condenses into chromosomes, and each chromosome has 2 sister chromatids attached at centromere by a protein called kinetochore. हमने बात की थी कि इंटरफेस में प्रोटीन्स बनते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड डुप्लीकेट हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी हमारे पास वो सिस्टर क्रोमेटिड रेडी हैं, वो क्रोमोसोम्स रेडी हैं और प्रोटीन्स भी रेडी हैं जिससे वो अटैच्ड हैं, जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कह रहे हैं। Chromatin क्या है? Chromatin is the genetic material like the DNA and some proteins inside the nucleus. ये loose thread shape material में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन during division, जब डिवीजन हो रही होती है तो प्रोफेस में ये सारा मटेरियल कंडेंस हो जाता है और एक इकट्ठा होकर 2 थ्रेड लाइक शेप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं।
So this is the genetic material. The blue or the green color that you see is histone, a protein, और उसके ऊपर डीएनए को कॉइल अप किया गया है. डीएनए contains all the information that you need for the lifetime. So ये कॉइल्ड अप हुए हैं और ये इस लूज थ्रेड शेप में पाए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये कंडेंस होकर इस तरह का क्रोमोसोम बन जाता है. अब क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. ये क्रोमेटिड है सिंगल और ये एक और क्रोमेटिड है, और ये दोनों क्रोमेटिड जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, और ये इस पॉइंट पे प्रोटीन की हेल्प से ये अटैच होते हैं जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं. अच्छा जी, फिर क्या होता है? सेकंड जो इवेंट है वो ये है कि सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट. नाउ न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल्स हैं, तो ये सेंट्रियोल्स प्रोफेज में डुप्लीकेट कर देता है अपने आप को, और देन वी गेट टू सेंट्रियोल जिसको हम कलेक्टिवली कहेंगे सेंट्रोसोम्स. सिंगल सेंट्रियोल कहेंगे, और जब दोनों को हम मेंशन करेंगे तो दोनों को हम सेंट्रोसोम कहेंगे. Do not get confused with centromere or centrosome. Centromere is the point जहाँ पे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, और सेंट्रोसोम्स सेंट्रियोल्स को इकट्ठे कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम. ठीक है. थर्ड है कि न्यूक्लियस एनवेलप डिसअपियर. जो न्यूक्लियस का एनवेलप है वो डिसअपियर हो जाता है और उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो बाहर आ जाते हैं. स्पिंडल फाइबर डेवलप्स फ्रॉम ट्यूबुलिन प्रोटीन. अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि नेक्स्ट फेज में हम आने लगे हैं तो हम प्रिपेयर हो जाएं. तो वो पूरे सेल के अंदर जितने भी ट्यूबुलिन प्रोटीन हैं जो कि G2 फेज में बने थे, वो सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को असेंबल कर लेता है, बुला लेता है, इकट्ठे कर लेता है. अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, अब ये क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है. सेंटर में जिस पॉइंट से अटैच होंगे उसको सेंट्रोमियर कहेंगे, और ये है सेंट्रियोल. डबल दोनों इकट्ठे कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहेंगे इसको. और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ग्रीन, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि नेक्स्ट फेज में प्रिपेयर होंगे. अभी ये असेंबल हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, लेकिन नेक्स्ट फेज में इसका यूज होगा. मेटाफेज प्लेट में हमारे पास जो मटेरियल प्रोफेज 1 में बाहर निकला था कंडेंस होकर, वो मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे एक प्लेट में इक्वेटोरियल लाइन पे. Chromosomes arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate. और जो सेंट्रियोल्स थे वो ट्यूबुलिन प्रोटीन यूज करके स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, और ये स्पिंडल फाइबर्स होंगे दो तरह के, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर. नाम से ही पता चल रहा है, आपने ये वर्ड कहाँ पढ़ा है, काइनेटोकोर. ये वर्ड आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स के जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो एक पॉइंट पे अटैच हैं हेल्प से. किसकी हेल्प से? प्रोटीन की हेल्प से. कौन सा प्रोटीन? काइनेटोकोर प्रोटीन. तो इसका मतलब कि वो स्पिंडल जो काइनेटोकोर से अटैच हों उनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल कहेंगे. यहाँ से वो स्पिंडल जो काइनेटोकोर के साथ अटैच हों वो काइनेटोकोर स्पिंडल कहलाया जाएगा, और जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल है वो किसी काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होंगे. यहाँ पे इस पिक्चर में ये वाला स्पिंडल फाइबर और ये वाला स्पिंडल फाइबर और ये सेंटर वाला स्पिंडल फाइबर किसी भी काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं है. दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, तो इसको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहेंगे. ठीक है. वो स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हों दे आर कॉल्ड काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, and those which are not attached with kinetochore, instead they are attached with each other, they are called non-kinetochore spindle fiber. फिर आता है एनाफेज. एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्सट्रीम अपने अपने पोल्स तक चले जाते हैं.
पुलिंग ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। ठीक है, जो स्पिंडल्स हैं वो काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड हैं और वो क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। जो इस पोल वाले हैं वो इस तरफ सारे क्रोमोसोम्स को खींचेंगे और जो इस पोल वाले हैं वो इस तरफ खींचेंगे सारे क्रोमोसोम्स को। और सेंटर में आप नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स को देख सकते हैं। The chromosome divides into sister chromatids. At the end of this phase, a cell now has identical copy देन इज टीलोफेज। टीलोफेज में अब तक आप न्यूक्लियस को डिसअपियर कर चुके हो, प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल बाहर निकल चुका है, कंडेंस हो चुका है, सेंट्रोसोम्स बन गए हैं, स्पिंडल फाइबर बन गए हैं। स्पिंडल फाइबर के बाद मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बन गई है और स्पिंडल फाइबर्स दो तरह के बने, काइनेटोकोर नॉन काइनेटोकोर। जो एनाफेज है उसमें स्पिंडल्स ने अपने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया क्रोमोसोम्स को। और अब आता है टीलोफेज जो कि बिल्कुल रिवर्स है टू द प्रोफेज। इसमें क्या होता है, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है और जो कि क्रोमोसोम्स को कवर अप कर लेता है। और जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि फर्स्ट फेज में प्रोफेज में कंडेंस हुए थे, अब वो अनफोल्ड हो जाएंगे और दोबारा थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा। और प्रोफेज में भी हमारे पास एक सेंट्रियोल था जो कि डुप्लीकेट हुआ था, अभी भी दोनों सेल के अंदर हमारे पास एक एक सेंट्रियोल आ जाएगा। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। ये सेकेंड फेज है माइटोसिस का। पहला फेज कैरियोकाइनेसिस जो कि है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब डिवीजन हो गई है न्यूक्लियस की, दो न्यूक्लियस आ गए हैं एक सेल के अंदर। अब करना है साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस डिफरेंटली होता है। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस इस तरह होता है कि एक क्लीवेज बनती है। क्लीवेज यानी कि एक डीप डग बनता है इन द मिडल, जहाँ पे मेटाफेज में प्लेटिंग हुई थी क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स ने यहाँ पे अपना एक प्लेट बनाया था जिसको हमने मेटाफेस प्लेट कहा था। उस जगह पे क्लीवेज फरो बनता है, यानी कि उस जगह का जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ डिग इन हो जाता है दोनों साइड से, और इस डिग इन को कहते हैं क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो बनने के बाद ये और डीप होता जाता है, फिर जहाँ पे ये दोनों अटैच हो जाएं वहां से ये पिंच ऑफ हो जाते हैं एंड द रिजल्ट वी गेट टू डॉटर सेल्स। तो इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस occur by the process of cleavage. A cleavage furrow develops where the metaphase plate used to be. The furrow deepens and eventually pinches the parent cell into two daughter cells. अब बात करते हैं प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस में। प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस आर कैरियड आउट बाय वेसिकल्स जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम गोल्जी apparatus। ये गोल्जी apparatus आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि they release some sort of packed material like the secretions or enzymes which are packed, they are called vesicles। ये packed material यानी vesicles कलेक्ट हो जाते हैं सेंटर में और एक दूसरे से फ्यूज करके एक प्लेट बनाते हैं। Fuse to form a membrane bounded disc or a plate which is called cell plate या phragmoplast। अब ये सवाल आ सकता है कि what is a phragmoplast, तो फिर आपने आंसर करना है कि in the phase of cytokinesis the plant cell have vesicles which are derived from Golgi apparatus that move in the middle of the cell and fuse to form a membrane bounded disc. This disc is called phragmoplast या cell plate। अब ये डिस्क इसमें वेसिकल मजीद एड इन होते हैं और ये एक इतनी एलोंगेटेड डिस्क बन जाती है कि ये प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उससे जाके फ्यूज हो जाती हैं। The plate grows outward and more vesicles fuse with it. Finally, membranes of the cell plate fuse with the plasma membrane and its content joined with the parental cell wall। और फिर आहिस्ता से सेल मेम्ब्रेन से ज्वाइन करने के बाद सेल वॉल से भी ज्वाइन हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद
The result is two daughter cells, each bounded by its own plasma membrane and cell wall. Here you have a side-by-side comparison of how cytokinesis happens in animal cell and plant cell. एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनेगा, वो फरो डीपन होगा और अल्टीमेटली पिंच ऑफ हो जाएगा. क्लीवेज फरो कहाँ बनेगा? जहां पे एक वक्त में, कौन से वक्त में? मेटाफेस में मेटाप्लेट बनी थी. इन animal cell, चूंकि there is cell wall which is hard to pinch off, that is why Golgi apparatus vesicles बनाएंगे. वो वेसिकल अटैच होके फ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे से, एक प्लेट बनाएंगे जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं. और ये फ्रेगमोप्लास्ट मजीद वेसिकल ज्वाइन होने के बाद एक पॉइंट आएगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ अटैच होके एक कंप्लीट सेपरेशन बना लेंगे और फिर इस तरह प्लांट सेल विल डिवाइड. Mitosis begins with prophase. Notice the DNA condensing into chromosomes during this stage. Microtubules appear during prometaphase, and the nuclear membrane breaks down. Metaphase occurs when the chromosomes are aligned at the center of the cell. During anaphase, the chromosomes are moving apart. The telophase stage is marked by the appearance of new nuclear membranes. This is the end of mitosis. Finally, the splitting of the cell occurs during cytokinesis. The two new cells are now ready to grow and perform their specialized functions. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. हम पढ़ चुके हैं सेल साइकिल क्या है, हमने पढ़ा कि इंटरफेस क्या है, फिर दूसरा माइटोटिक फेस क्या है. अब हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या अहमियत है माइटोसिस की, यानी कि सेल डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है एक लाइफ पे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ पे. तो माइटोसिस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉलोइंग एरियाज लाइक ग्रोथ, development, cell replacement, regeneration, asexual reproduction, and maintaining chromosomal number. Significance of mitosis में सबसे पहला पॉइंट है same number of chromosomes. माइटोसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसमें जितनी भी सेल डिवीजन होती हैं उन सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल. अगर पेरेंट सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वही 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर. हालांकि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाता है, तो नॉर्मल अगर सेंस में देखा जाए तो डिवाइड होना चाहिए, 23 का हाफ हाफ जाना चाहिए. लेकिन माइटोसिस हेल्प करता है मेंटेन करने में ये नंबर. 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम्स अगर पेरेंट सेल के अंदर हैं तो 46 क्रोमोसोम्स ही डॉटर सेल्स के अंदर होंगे. तो माइटोसिस हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट. ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल टू in the number of chromosomes of parent cells. The next point is the development and growth. The number of cells within an organism increases by mitosis from a single cell that is zygote to a complete multicellular body. हमारी जो बॉडी है it was not multicellular from the beginning, बल्कि कोई एक सिंगल सेल था जो कि डिवाइड होके मल्टीपल सेल बना गया.
So this single cell zygote in case of animals and humans, and embryo, the seed in case of plants, this divide and multiplies a multiple of time and then made a multicellular body. तो माइटोसिस हेल्प करता है डेवलपमेंट में और ग्रोथ में. जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपकी न्यू स्किन आती है, तो वो जो न्यू स्किन और वो जो न्यू ऑर्गन्स हैं जिनका साइज बड़ा होता जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो माइटोसिस की डिविजन से आ रहा है. Another significance of mitosis is cell replacement. In some body parts, such as the skin or the digestive tract, cells are constantly slaughtered off and replaced by new ones. कुछ सेल्स जो हैं वो किसी भी रीज़न की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या किसी या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते, या तो फिर उनकी फंक्शनिंग यहीं तक ही होती है, उनको शेड ऑफ होना होता है. तो इस कंडीशन में जहाँ पे वो शेड ऑफ हो जाए या वो एक्सपायर्ड हो जाए, रीन्यू होने की ज़रूरत हो, रिप्लेस करने की ज़रूरत हो, किसी इंजरी की वजह से उनको वो डैमेज्ड हो जाए, तो वो सेल्स दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस. जब जो ठीक सेल है, जो डैमेज नहीं है, वो सेल्स डिवाइड कर जाएं और न्यू सेल्स बना दें. इसको कहते हैं सेल रिप्लेसमेंट. जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल की जो स्किन है, इट शेड ऑफ एवरी 60 to 190 मिनट्स में. तो वो जो स्किन जो शेड ऑफ हो जाती है, हट जाती है, निकल जाती है, वो रिप्लेस हो जाती है विद द न्यू वंस जो कि पहले से बनी हुई होती है. तो ये पहले से जो बनी हुई होती है, जो सेल्स बने हुए होते हैं, वो सेल्स किसकी हेल्प से बने हुए होते हैं? कांस्टेंट माइटोसिस से. सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं यानी कि खून, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनका लाइफ स्पैन बड़ा शॉर्ट होता है. दे आर अबाउट 4 months. 4 months के बाद दीज सेल्स डू नॉट फंक्शन वेल. उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है ना, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, वो फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर पाते. और चूंकि वो ये नहीं कर पाते परफॉर्म, इसीलिए दे शुड बी रिप्लेस्ड. सो व्हाट हैपेंस कि रेड ब्लड सेल जो पुराने होते हैं, जिनको 4 months हो चुके होते हैं, दे डाई एंड दे आर रिप्लेस्ड विथ न्यू रेड ब्लड सेल्स which are formed by mitosis. Asexual reproduction. So there is the meaning of asexual reproduction is that only one parent is involved. तो one parent cell जो है होता है वो reproduce करता है exact copy को, अपनी एग्जैक्ट कॉपी को. इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो माइटोसिस हो रही होती है असल में उस पेरेंट सेल के अंदर, जिसकी वजह से वो डिवाइड होकर अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है. एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे हाइड्रा की. So this is Hydra, which is reproducing asexually by budding. Now budding is a technique of asexual reproduction, जिसमें क्या होता है कि एक हाइड्रा है, उसके जो सेल्स हैं वो वहाँ पे डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और एक आउट ग्रोथ बन जाती है. उस आउट ग्रोथ को हम बड कहते हैं, बड. अब ये बड माइटोसिस की वजह से ग्रो करना शुरू हो जाता है, वहाँ पे और डिवीजन हो रही होती है और ग्रोथ हो रही होती है, और फिर ग्रो करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो कंप्लीट एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है, पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है, और फिर इट इज कट ऑफ एंड नाउ the offspring or the bud can survive independently. So this is another important function of mitosis, that it helps in asexual reproduction. Regeneration यानी कि to regenerate or reproduce. Some organisms can regenerate their parts by mitosis. जैसे कि you must have experienced lizards को, lizards जब लूज कर जाती हैं अपने टेल ड्यू टू सम इंसिडेंट्स और सम इवेंट्स, तो कुछ टाइम बाद वो लिजर्ड आपको नजर आएगी एक छोटी सी टेल के साथ. तो हाउ इट हैपेंस, हाउ कैन इट रीग्रो इट्स टेल? इट्स ड्यू टू माइटोसिस.
तो इसी तरह एक एग्जांपल है स्टारफिश की, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टारफिश है, जब लूज कर जाता है अपनी बॉडी पार्ट को तो फिर वो दोबारा रीजनरेट करता है। इवन वो बॉडी पार्ट भी एक कंप्लीट बॉडी रीजनरेट कर सकता है। सो रीजनरेशन इज ऑल्सो अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जहां पे इतनी सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की, वहां पे एरर्स कैन ऑल्सो अकर। हमने बात की थी क्रोमेटिन मटेरियल की, विच हैड DNA and which carries information of what a cell undergoes or what a body will undergo throughout the lifetime. So a cell have genes that control the timing and number of mitosis. कब और कितनी दफा माइटोसिस होनी है, ये इंफॉर्मेशन भी एक सेल कैरी करता है। तो उस इंफॉर्मेशन में समटाइम्स म्यूटेशन अकर्स, म्यूटेशन यानी कुछ चेंजेस अकर। नाउ द सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, वो उसके पास वो जो इंफॉर्मेशन होती है कि कितनी दफ़ा और कब माइटोसिस करनी है, वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं और एक सेल एबनॉर्मली डिवाइड होने लगता है। ऐसे एबनॉर्मल सेल डिविजन्स को हम ट्यूमर कहते हैं। दो तरह के होते हैं ट्यूमर, बिनाइन। बिनाइन वो ट्यूमर हैं जो कि जिस जगह पे डिवीजन हो रही होती है सेल की, उसी जगह पे रहते हैं। ऐसे ट्यूमर्स को हम ऐसे सेल डिवीजन को या ट्यूमर को हम बिनाइन कहते हैं, जो कि ओरिजिनल लोकेशन पे स्टे कर जाएं। ये इतने डेंजरस नहीं होते, बल्कि ये सर्जरी से या ऑपरेट करके इनको रिमूव किया जा सकता है। फिब्रॉइड्स हैं इनकी एग्जाम्पल। दूसरी टाइप है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन ट्यूमर में जो टिश्यूज होते हैं वो एबनॉर्मली तो डिवाइड हो रहे होते हैं सेल्स, अब वो एबनॉर्मल डिवीजन दूसरे टिश्यूज में भी पास ऑन कर जाते हैं। ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं उनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं या कैंसेरियस ट्यूमर कहते हैं। कैंसेरियस ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो अपनी लोकेशन से रिमूव होके या मूव करके दूसरे टिश्यूज में भी स्प्रेड हो सकते हैं। अच्छा, और दिस स्प्रेडिंग ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस डिजीज। Malignant tumor can spread cancerous cells to other part of the body in to form a new tumor. So this phenomena is called metastasis tumor. So that was all for today. Thank you for listening.